हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट जॉन डन की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जॉन डन एक बहुत ही फेमस जैकोबियन एज के पोएट थे। दोस्तों, ये जैकोबियन एज के इतने ज़्यादा फेमस पोएट थे कि जैकोबियन एज को द एज ऑफ डन के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डन का बर्थ 22 जनवरी 1572 में लंदन में हुआ था। इनका बर्थ एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उस टाइम पर कैथोलिक एक ऐसा रिलीजन था जिसे इंग्लैंड में इलीगल घोषित कर दिया गया था। इस रिलीजन को बुरा माना जाता था, बुरा कंसीडर किया जाता था। दोस्तों, जॉन डन के फादर का नाम जॉन डन सीनियर था। मतलब जॉन डन का नाम उनके फादर के ऊपर रखा गया था। फादर जॉन डन बड़े थे तो उनके नाम के आगे सीनियर लग गया। ओके दोस्तों, जॉन डन की मदर का नाम एलिजाबेथ हेवुड था। एलिजाबेथ हेवुड एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट जॉन हेवुड की बेटी थी। जॉन डन टोटल 6 भाई बहन थे, जिसमें वो तीसरे नंबर पर आते थे। दोस्तों, डन के फादर की डेथ 1576 में ही हो गई थी, जब पोएट जॉन डन सिर्फ और सिर्फ 4 साल के ही थे। तो अब जॉन डन और उनके सारे भाई बहन के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी मदर एलिजाबेथ हेवुड पर आ गई थी। एलिजाबेथ इतने सारे बच्चों की अपब्रिंगिंग करने के कैपेबल नहीं थी, इसीलिए एलिजाबेथ हेवुड ने कुछ वक्त बाद ही दूसरी शादी कर ली, जिससे कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पाल सके। एलिजाबेथ हेवुड ने डॉक्टर जॉन साइमंगिस से शादी करी, जो कि काफ़ी अमीर थे। डॉक्टर जॉन साइमंगिस की भी ये दूसरी शादी थी। इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी। इनकी फर्स्ट वाइफ से इनके 3 बच्चे थे। 12 साल की एज में जॉन डन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, जहां पर उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई करी और फिर उसके बाद इन्होंने अपने आगे की एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। लेकिन इन्हें दोनों ही यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं मिली। अब क्यों डिग्री नहीं मिली? इसका रीज़न ये है कि उस टाइम पर डिग्री लेने के लिए स्टूडेंट को एक शपथ लेनी पड़ती थी, एक ओथ लेनी पड़ती थी, जिसको कहते थे द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी में ये शपथ ली जाती थी कि जो भी किंग है, जो राजा है या रानी है, वो चर्च का सुप्रीम गवर्नर है, वो सुप्रीम है। और जॉन डन ने ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने से मना कर दिया, इसीलिए उन्हें डिग्री नहीं मिली। क्योंकि जॉन डन कैथोलिक थे और जो क्वीन थी वो प्रोटेस्टेंट थी, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्टेंट क्वीन को सुपीरियर नहीं माना और ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी नहीं ली। उसके बाद जॉन डन ने स्पेन और इटली में ट्रैवल किया। फिर वो लॉ पढ़ने के लिए लंदन वापस आ गए। फिर जॉन डन थॉमस इगर्टन के सेक्रेटरी बन गए। दोस्तों, थॉमस इगर्टन लॉर्ड कीपर ऑफ द सील थे। गाइस, लॉर्ड कीपर ऑफ द सील ब्रिटिश ऑफिशियल होते थे। सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो। वहाँ पर जॉन डन ने 5 साल तक काम किया। दोस्तों, जॉन डन थॉमस इगर्टन के सर्वेंट थे, लेकिन दोस्त की तरह ज़्यादा रहते थे। इगर्टन के यहाँ काम करते करते जॉन डन को इगर्टन की सेकेंड वाइफ की भतीजी एन मूर से प्यार हो गया। दोस्तों, एन मूर सर जॉर्ज मूर की बेटी थी। जॉन डन और एन मूर एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों जानते थे कि एन मूर की फैमिली वाले कभी नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। एक सर्वेंट अपनी मालिक की भतीजी को पसंद करेगा तो कौन मानेगा। तो इसीलिए इन दोनों ने 1601 में दिसंबर के महीने में चुपके चुपके सीक्रेटली शादी कर ली। और जब एन मूर की फैमिली को इस शादी का पता चला तो जॉन डन को जेल में डलवा दिया गया। जिस जेल में इन्हें डाला गया था उस जेल का नाम फ्लीट प्रिजन था। और दोस्तों, साथ में उस प्रीस्ट को भी जेल में डाल दिया गया जिसने इन दोनों की शादी कराई थी। उस प्रीस्ट का नाम सैमुअल ब्रूक था। फिर कुछ टाइम बाद उनकी शादी को वैलिड करार देते हुए जॉन डन को जेल से रिहा कर दिया गया। इन सब रीजंस की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। वो कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहे। दोस्तों, जिससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, प्रेजेंट लिख दीजिए। 1610 और 1611 में डन ने 2 एंटी कैथोलिक पैलेमिक लिखे, सीडो मार्ट्रा और इग्नाशियस हिज कॉन्क्लेव फॉर मॉर्टन। डन काफ़ी सरमन्स भी देने लगे। सरमन्स यानी कि रिलीजियस लेक्चर्स। उन सरमन्स से किंग जेम्स फर्स्ट डन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। किंग चाहते थे कि जॉन डन इंग्लैंड के चर्च के प्रीस्ट बन जाएं। तो 1615 में डन इंग्लैंड के चर्च के प्रीस्ट बन जाते हैं। दोस्तों, जॉन डन और एन मूर की शादी को 16 साल हो गए थे और इन 16 साल में इनके 12 बच्चे हुए, जिसमें से उनके 5 बच्चों की कुछ वक्त बाद ही डेथ हो गई।
और जो लास्ट 12th बेबी था वो डेड पैदा हुआ था। तो इस सदमे में अपने बच्चे के बर्थ के 5 दिन बाद ही जॉन डन की वाइफ एन मोर की भी डेथ हो गई। एन मोर की 15 अगस्त 1617 में डेथ हो गई। डन को इस इंसिडेंट से बहुत ही बड़ा झटका लगा। डन ने अपने प्यार को खो दिया और उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं करी। इन्होंने अपने इस लॉस के बारे में, इस ट्रेजिडी के बारे में 17th होली सोनेट में एक्सप्रेस किया है। 22 नवंबर 1621 में जॉन डन को सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च का डीन बना दिया गया। इस पोस्ट पर उन्होंने 1631 तक बहुत ही एफिशिएंसी के साथ काम किया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। ये एक बहुत ही बड़ी पोस्ट थी डीन की, जिसमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती थी। दोस्तों, जॉन डन बीमार रहने लगे थे। उनकी बीमारी, उनकी वाइफ की डेथ और उनके कई सारे फ्रेंड्स की डेथ की वजह से उनके राइटिंग की टोन बहुत ही नर्म हो गई, इमोशनल हो गई। जब वो डेथ के करीब आने लगे तो उन्होंने डेथ के ऊपर वर्क्स लिखे, जैसे कि डेथ बी नॉट प्राउड। इस वक्त में उन्होंने डेथ को चैलेंज किया है। दोस्तों, 1631 में डन स्टमक कैंसर से बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। 31 मार्च 1631 में जॉन डन की डेथ हो गई। इन्हें सेंट पॉल्स कैथेड्रल में दफनाया गया। अब देखते हैं जॉन डन की पोइट्री। दोस्तों, जॉन डन अपने वर्क्स पब्लिश नहीं करवाते थे, इसीलिए उनके मोस्ट ऑफ दी वर्क्स उनकी डेथ के बाद पब्लिश कराए गए। इनकी पोएम्स को बचा करके रखा गया। इनकी स्टार्टिंग की पोइट्रीज़ में ये इंग्लिश सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को क्रिटिसाइज़ किया करते थे, जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को ये क्रिटिसाइज़ करते थे। इनका सॉन्ग्स एंड सोनेट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि 55 लव पोएम्स का कलेक्शन है। इन्होंने कई सारे होली सोनेट्स और रिलीजियस पोएम्स लिखी। इन्होंने टोटल 20 एलिजीज लिखी और 90 होली सोनेट्स लिखी। डन की एक एलिजी है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही फेमस है, जो उन्होंने अपने पैट्रन की बेटी एलिजाबेथ ड्रोरी के याद में लिखा था। जॉन डन की कुछ मोस्ट फेमस पोएम्स हैं, जैसे कि अ वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, गुड मॉरो, द फ्ली एंड द कैनोनाइजेशन। अब डन की पोइट्री की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोइट थे। अब मेटाफिजिकल पोइट या मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है उसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ दूसरी वीडियो में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि मेटाफिजिकल पोइट क्या होता है, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है अगर आप जॉन डन को पढ़ रहे हो तो। दोस्तों, जॉन डन को मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है। ये कंसीट को यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनकी पोइट्रीज़ में हमें मेटाफिजिकल कंसीट देखने को मिलता है। कंसीट यानी कि दो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना, या दो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी दिखाना, उसे कहते हैं कंसीट। एक बहुत ही फेमस पोयम है जॉन डन की, जिसमें उन्होंने कंसीट का यूज़ किया है। उस पोयम का नाम है अ वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये एक बहुत ही फेमस पोयम है, जिसमें उन्होंने दो लवर्स को एक ज्योमेट्री कंपास के साथ कंपेयर किया है। एक लवर अपनी बिलवेड से कितना भी दूर जाए, लेकिन वो लास्ट में उसके पास आ ही जाता है। सेम उसी तरह जिस तरह ज्योमेट्री कंपास का दूसरा निडल सेंटर वाली निडल से कितना भी दूर जाए, लेकिन वो लास्ट में सेंटर वाली निडल के पास आ ही जाता है। तो इस तरह से ज्योमेट्री कंपास को दो लवर्स के साथ कंपेयर किया गया है, सिमिलैरिटी दिखाई गई है, और इसी को कहते हैं कंसीट। दो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कंसीट कहलाता है। इसके अलावा उन्होंने द कैनोनाइजेशन नाम के वर्क में भी मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ किया है। दोस्तों, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और जॉन ड्राइटन ने जॉन डन के लिए ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बायोग्राफी। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।